यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए हम लोग पढ़े थे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ये काफी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, जो एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उसे सामाजिक सुधार आंदोलन से एक या दो प्रश्न रहता ही रहता है। तो इस टॉपिक को आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नंबर भी आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ा भी था, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। हम लोग देखते हैं कि आगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो रामकृष्ण मिशन। क्या पढ़ेंगे? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन देखते हैं कि इसके संस्थापक क्या कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किए, समाज में कितना उनका इफेक्ट रहा, ये सभी हम लोग देखते हैं। चलिए बोर्ड की तरफ देखिए। हाँ, और साथ साथ आप जब भी पढ़ते हो ना तो आप साथ में कॉपी पेन जरूर रखा करो, नोट भी बनाया करो, ताकि क्योंकि देखो किताबें तो सबके पास है ना, बुक सबके पास है, नेट सबके पास है, सब कुछ सबके पास है, लेकिन सब चीजों को पढ़ने का उतना आपके पास समय नहीं होगा। लास्ट टाइम में एग्जाम का जब 10 से 15 दिन रहेगा तो आपका जो नोट होगा वही आपका की पॉइंट होगा, वही आपका रिवीजन का एक रिसोर्स होगा। तो आपको क्या करना है, साथ साथ पेन कॉपी भी रखना है, नोट भी बनाना है, ताकि आप जब भी जरूरत पड़े आप उसको क्विक रिवीजन कर सको, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा जो आप पूरा बुक को आप गो थ्रू पढ़ पाओगे ना। तो नोट काफी इंपॉर्टेंट भी आता है लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। तो आप साथ साथ नोट भी बनाओ, फिर बाद के लिए छोड़ोगे तो ये बाद जो होता है बाद कभी आता नहीं है, और बाद में भी आप इतना क्यों समय वेस्ट करना, जब आप समय भी दे ही रहो ना तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, और इतना अच्छे से पढ़ लो कि एकदम ब्रेन में क्या हो जाए, फिट हो जाए। चलिए समय बिना वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आगे रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जैसे ही आएगा तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे। ये जो रामकृष्ण मिशन था इसको किसने बनाया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद। आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अब 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, अभी बोलो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो कब की थी? तो 1 मई डेट आपको याद रखना, 1 मई 1897 को इन्होंने किया, कोलकाता में किया, और उसका जो मुख्यालय था वो बेलूर मठ को रखा गया था। चलिए और देखते हैं क्या प्रश्न बन सकता है। तो इसके जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, पूछ सकता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, या 4 एमसीक्यू दे देगा और उसमें लिख देगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त किनका बचपन का नाम है? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त से ये स्वामी विवेकानंद कैसे हो गए, किसने इनको स्वामी विवेकानंद बोला? तो ये जो थे खेतरी के राजा अजीत सिंह, नाम याद रखना है, अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद कह के संबोधित किया और इनको स्वामी विवेकानंद दिया। ये जो खेतरी के राजा थे, इन्होंने जब ये ऐसा था ना कि जब ये अमेरिका जा रहे थे, शिकागो जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन में, तो इनके पास पैसा नहीं था, तो ये अजीत सिंह ने इनको आर्थिक सहायता प्रदान की थी और इन्होंने ही इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। याद है ना, स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो अजीत सिंह ने। इनकी माता का क्या नाम था? तो भुवनेश्वरी देवी। पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त। याद रखना। गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। कोई भी जो छात्र होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी तबके के लोग होते हैं, उनके लिए गुरु का अहम महत्व होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में गुरु ही एक ऐसा गुरु जो होते हैं वो सही मार्गदर्शक होते हैं, और गुरु एक अच्छा गुरु हमारे लाइफ में हो, अच्छा से गाइड करे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं, उसको पा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। अब देखते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस थे इनसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, या इनके जीवन के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। तो जो रामकृष्ण संत थे, इसका हो सकता है कि परमहंस मठ का संस्थापक कौन थे? तो आपको बोलना है रामकृष्ण परमहंस, ये दिमाग में आंसर हो। वैसे थोड़ा नाम से
कोरिलेट भी हो रहा है राम परमहंस, और यहाँ पे भी परमहंस है ना, तो थोड़ा नाम से भी कोरिलेट करके आप यहाँ पे याद रख सकते हो। आप अपनी मर्जी से ट्रिक जैसे बना सकते हो, जैसे याद कर सकते हो, क्योंकि किसी का द्वारा बनाया हुआ ट्रिक, किसी के द्वारा जो आपको याद, वो तो फिर तो याद करने वाली ही बात हो गई ना, कोई भी ट्रिक बताएगा। अब अपने से कुछ बातें को रिलेट कर, हो सकता है हर इंसान का अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है, तो आप अपने चीजों से कुछ कुछ को रिलेट करके याद करना सीखो, तो चीजें है लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। तो ये चीजें हो गई। अभी जो रामकृष्ण परमहंस थे ये क्या थे, तो ये जो दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता है वहां के मंदिर में एक पुजारी थे। लेकिन ये कोई किताब नहीं लिखते थे, लेकिन इनका जो आध्यात्मिक ज्ञान था, जो विचार था, जो ये उपदेश देते थे, लोग उससे काफी ज्यादा प्रभावित होते थे। और यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद भी उनके आध्यात्मिक ज्ञान से, उनके सरल स्वभाव से, उनके विचारों से, उनके उपदेशों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो इनके परम शिष्य बन गए, स्वामी विवेकानंद। देखते हैं आगे। तो ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इनका जो मृत्यु हुआ 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ, और इनका जो जन्म है 12 जनवरी, है ना, इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो ये जो 12 जनवरी है, अभी भी अब वर्तमान सिनारियो में देखें तो ये जो 12 जनवरी है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके मन में कभी अगर सवाल आया होगा या सवाल नहीं भी आया होगा, तो आप इसको याद रखो कि 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। कोई और भी तो दिन हो सकता था, तो 12 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद का ये जन्मदिन है, जन्म हुआ था 12 जनवरी को। तो ये जो स्वामी विवेकानंद थे, ये ऐसी इनकी पर्सनालिटी थी, ऐसा इनका वक्तव्य था कि जो युवा वर्ग था, जो यूथ था, वो इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था, इनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित होता था। तो इस वजह से इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया, तो 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद, है ना। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1893 में अमेरिका के शिकागो जगह का नाम याद रखना है, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 1893 में अमेरिका के शिकागो में, जगह का नाम याद रखना है कहाँ पे, तो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। उसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना। और वहां पे इन्होंने अपने उपदेशों को रखा था, वेदांत के इन्होंने बारे में बताया था, अध्यात्म के बारे में बताया था, और ये भारत के गौरव को उन्होंने बढ़ाया था। आगे देखते हैं। इन्होंने देखा कि ये जो थे रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक जो उनका ज्ञान था, जानने की जो लालसा थी अध्यात्म के बारे में, उसकी वजह से ये उनके संपर्क में आए थे। तो आगे क्या होता है, 1886 में क्या होता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी का मृत्यु हो जाता है। तो उसके बाद इन्होंने, किसने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस का स्थापना किया। तो अब देखते हैं जो रामकृष्ण परमहंस का स्थापना हुआ, इनका क्या मोटो था, तो इनका मोटो था कि जो भी साधु संत हैं उनको इकट्ठा करके, उनको उनके ज्ञान के, उनको उनके माध्यम से उपदेशों को फैलाना था। और इसको देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या इनकी उद्देश्यता थी, क्या क्या कार्य हुए, इन्होंने लोगों को अपने कौन से विचार को मानने के लिए प्रेरित किया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था, पूछ सकता है एमसीक्यू में कि इसमें कौन सा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है, या क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है, तो आपको यहाँ पे छोटी मोटी बातें जो है वो याद रखना है। तो वेदांत का प्रचार, या फिर जब जो मेंस का पेपर देंगे उसमें आप ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में आता है तो इन सभी के विचारों को आप कोट करके एक अच्छा आंसर आप बना सकते हो, अपने आंसर को एक अच्छा रिमार्केबल बना सकते हो। चलिए देखते हैं वेदांत का प्रचार। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, इनका मानना था कि वेदांत जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, जो वेदांत है वो सारे धर्मों का है, वेदांत जो है वो सबके सारे के सारे
सारे धर्मों का है, क्योंकि उनका मानना था चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबका ईश्वर एक है, सबका आधार एक है, सबका बेस एक है। बस ईश्वर को संपर्क साधने का, ईश्वर के से जुड़ने का माध्यम अलग अलग है। तो इन्होंने बोला वेदांत जो है वो सबका है, वेदांत सारे धर्मों का है। वेदांत की जो अच्छी बातें थी उनको सारे धर्मों के बीच उन्होंने प्रचार करने का कोशिश करा। अगला देखते हैं कर्म का महत्व। इनका मानना था कि जो अगर हमको इस सांसारिक दुनिया में रहना है तो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ कर्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म के बिना सब क्या है, व्यर्थ है, निरर्थक है। हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की आशा कहाँ से करेंगे। तो कर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द पैदा किया, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। इनका मानना था मानव सेवा ईश्वर सेवा। जो स्वामी विवेकानंद जी थे और इनके जो गुरु थे, इनका मानना था कि ईश्वर का पूजा जो अर्चना है वो किसमें है, तो दीन दुखिया गरीबों की सेवा करने में। मतलब मानव की जो सेवा है वही क्या है, ईश्वर की सेवा है। उन्होंने एक वाक्य बोली थी कि जीव की सेवा जो है वही शिव की सेवा है ना। और ये जो थे समाज में जो रूढ़िवादिता थी, जो कुप्रथाएं थी, और हाँ एक बात और, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। जो जैसे थे ना बाकी ब्रह्म समाज, आर्य समाज मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, लेकिन ये जो थे मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इनका मानना था कि मूर्ति पूजा जो है वो ईश्वर से संपर्क साधने का, ईश्वर से जुड़ने का एक सरल माध्यम है। मूर्ति पूजा के माध्यम से सरलता से लोग ईश्वर से जुड़ पाते हैं, अपना जुड़ाव कर पाते हैं, इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। बाकी जितनी रूढ़िवादिता थी, कुरीति थी, है ना, जो समाज में फैली हुई थी, उन सभी को इन्होंने दूर करने का अथक प्रयास किया, है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे कुछ अन्य टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण परमहंस जी के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसके बारे में देखा हमने। फिर आगे देखते हैं थियोसॉफिकल आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थे ये भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा नहीं बनाया गया था, ये जो थे विदेशी पाश्चात्य बुद्धिजीवी द्वारा बनाया गया था। और ये जो थे दो संस्थापक थे, इसका याद रखना है, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एम.एस. अलकाट। ये दोनों जो थे वो विदेशी थे, ये पाश्चात्य बुद्धिजीवी थे। कब हुआ था तो 1875 में, डेट याद रहेगा 1875। कहाँ पे हुआ था तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय था, जब ये इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, तो इसका मुख्यालय जो था अमेरिका के न्यूयॉर्क में था। फिर 1882 में ये इंडिया में इसका जो मुख्यालय है वो मद्रास के अडयार में लाया गया। तो ये जो विदेशी पाश्चात्य बुद्धिजीवी थे, इन्होंने ये जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय जो यहाँ का परंपरा था, यहाँ का जो विरासत था, उसे ये काफी ज्यादा क्या थे, मोटिवेटेड थे, काफी ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। और उसी प्रभाव में आके इन्होंने थियोसॉफिकल आंदोलन का क्या किया था, स्थापना किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ये जो अलकाट थे 1907 अध्यक्ष थे। तो 1907 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो एनी बेसेंट को क्या किया जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जो एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हो, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही है। ये 1893 में जो है वो भारत आई, और भारत आने के बाद इन्होंने क्या किया तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला लगी, क्योंकि ये स्त्री शिक्षा पे भी इन्होंने विशेष महत्व दिया। इन लोगों ने शिक्षा पे विशेष महत्व दिया और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर मदन मोहन मालवीय की सहायता से ये विश्वविद्यालय बना, बनारस विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हुआ 1916 में। अब देखते हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, इसका क्या उद्देश्य था, इसने समाज में क्या कार्य किए। तो इसका उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, मतलब विश्व को जाति पात धर्म जाति स्थान किस बिना भेदभाव किए क्या था तो समाज का सेवा करना, विश्व को एक बंधुत्व में बांधना।
उसके बाद इन्होंने बाल विवाह के पक्ष में काम किया, बाल विवाह के विरोध में इन्होंने काम किया, उसको रोकने का काम किया, दलितों का उत्थान के लिए काम किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। इन्होंने प्राकृतिक और मानव जीवन को सुधारने के लिए भी उन्होंने बहुत सारा अपने रहस्यों के जो होता है ना कि प्रकृति और मानव जीवन की बहुत सारे ऐसी गुत्थियां हैं जो समझ में नहीं आती है, इसको उन्होंने सुधारने का कोशिश किया। फिर तुलनात्मक धर्म दर्शन विज्ञान का इन्होंने अध्ययन में प्रोत्साहित किया। तुलनात्मक धर्म दर्शन और विज्ञान के अध्ययन में प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी धार्मिक सामाजिक सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखते हैं कुछ अन्य सुधार आंदोलन में। आगे देखते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और सत्य शोधक जो समाज था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। और ये ज्योतिबा फुले थे, ये पिछड़े वर्ग से आते थे, माली परिवार से आते थे। और उस समय में जो जात पात छुआछूत उच्च नीच का भावना जो है समाज में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। पिछड़ी जातियों को शिक्षा का अधिकार न था, उसके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार किए जाते थे। उसे ये जो ज्योतिबा फुले थे खुद सफर कर रहे थे, पीड़ित थे। इन्होंने क्या किया? तो पिछड़े वर्ग की तरफ से आवाज उठाया और सत्य शोधक समाज का इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। कब किया? तो ये किया आपका 24 सितंबर 1873 को। कहाँ पे किया? महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। तो इनकी माता का नाम था चिन्मया बाई, पिता जो थे गोविंदराव फुले, पत्नी जो थी सावित्री बाई। और ये जो सावित्री बाई थे, ज्योतिबा फुले ने क्या किया? समाज को उन्होंने शिक्षा, बोला कि स्त्री शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से पिछड़े जाति को, पिछड़े वर्ग को मजबूत बनाया जा सकता है, सशक्त बनाया जा सकता है। और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत बल दिया। और इसी में उन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी सावित्री बाई जो है, उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले को उन्होंने आगे किया स्त्री शिक्षा के लिए। और उनकी मदद से उन्होंने क्या किया था? तो 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना किया था। और ये जो ज्योतिबा बाई थी फुले, ये याद रखना है कि भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका भी रही है। इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। गुलामगिरी, दीनबंधु समाचार पत्र इन्होंने संपादित किया। दिन मित्र, किसान का हितमाई नामक समाचार पत्र भी सत्य शोधक समाज के दौरान ये प्रकाशित किए गया। अब देखते हैं सत्य शोधक समाज का क्या उद्देश्य था। तो हम लोगों ने देखा कि जो समाज के पिछड़े तबके के लोग थे, पिछड़ा वर्ग था, उसके उत्थान के लिए ये जो सत्य शोधक समाज था ये काम कर रहा था। तो इसने सबसे पहले पिछड़ी जाति को शोषण से बचाना था, उसको गुलामगिरी से बचाना था। फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था, जो निम्न तबके के समाज में वर्ग है उसको शिक्षित करना था, उसको आगे बढ़ाना था। और उनका मानना था कि ईश्वर और भक्त के बीच जो बिचौलिया है उनका कोई काम नहीं है। पुरोहित, ब्राह्मण, इन सबको बायकॉट करो। फिर सामाजिक सेवा, जाति धर्म में बिना भेदभाव किए लोगों का सेवा करना, समाज का सेवा करना इनका उद्देश्य था। 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। ये जो कोल्हापुर के शासक थे, शाह महाराज जो थे, वो ये सत्य शोधक समाज के प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा वित्तीय सहायता किए थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसको इन्होंने आगे भी बढ़ाया था। इस तरह से सत्य शोधक समाज जो है वो काफी योगदान दिया। देखते हैं कुछ अन्य संस्थाएं, कुछ अन्य आंदोलन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं सेवा सदन। सेवा सदन जो था उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। और किसने किया था? संस्थापक। देखिए संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर का संस्थापक एकदम टिप पे रखना है। इसके संस्थापक थे बहराम जी एम मालाबारी। क्या थे? बहराम जी एम मालाबारी। इन्होंने क्या किया था? तो मालाबारी में विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह को बोला कि होना चाहिए और बाल विवाह को इन्होंने रोका था। और इनके अथक प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो पारित हुआ था। दूसरा देखते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन से प्रश्न देखते हैं, क्या पूछ सकता है? तो इसके जो संस्थापक थे शाह वली उल्लाह थे और इसका जो केंद्र था वो पटना था। बिहार कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका केंद्र कहाँ था? तो पटना था। अगला देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन।
तो आत्म सम्मान आंदोलन जो था वो 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। देव समाज जो है वो 1887 में किसके द्वारा, तो शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो आत्मा की शुद्धि। इन्होंने और भी जो मुद्दे थे सामाजिक, जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, इन सभी को भी इन्होंने क्या किया था, अपने उद्देश्य में शामिल किया था, उस पर इन्होंने कार्य किया था। फराजी आंदोलन, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रश्न आने की संभावना है। ये कब हुआ था, तो 1818 में हुआ था। किसके द्वारा, तो हाजी शरियत उल्लाह के द्वारा। अगला राधा स्वामी आंदोलन कब हुआ था, 1861 में। किसके द्वारा, तो तुलसीराम। देखिए संस्थापक का नाम तो बिल्कुल ही आपको टिप पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने, तो MG रानाडे एवं रघुनाथ राव जी ने। तो इसमें जो है ये जो सम्मेलन था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये हर साल होता था। तो जब ये हर साल होता था तो पहला सम्मेलन जो क्या होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कब हुआ था, 1887 में मद्रास में हुआ था। और इसमें जो था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया गया, बहुपत्नी का विरोध किया गया, स्त्री शिक्षा पे बल दिया गया। उसके बाद देखते हैं अहमदिया आंदोलन। तो ये मिर्जा गुलाम अहमद जी ने इसको शुरू किया था। कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। फिर धर्म सभा 1830, राधा कांत देव। इस तरह से ये टॉपिक जो होता है वो समाप्त होता है। इससे जितने भी प्रश्न आने की संभावना हो सकती है, प्रश्न बन सकता है, मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश की हूँ। आप इसको नोट बनाएं, अच्छे से पढ़े, 1 से 2 बार पढ़े, रिवीजन करें और MCQ लगाएं। आप देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या कुछ और मुझे बताना चाहिए तो आप